हेलो ट्रेडर्स, केएस दिस साइड एंड जैसे मैंने आप सबके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं यूट्यूब पे फ्री लर्निंग बहुत ही जल्द कंटिन्यू करने वाला हूँ। एंड जो भी अब तक मैंने 4 साल में मार्केट में यहाँ पर सीखा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर संडे एक लेक्चर कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप भी वो चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको किसी को भी सिंगल रुपी पे नहीं करना है। मेरा कोई पेड सर्विसेज नहीं है। ठीक है, एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई पेड चैनल नहीं है, कोई पेड कोर्सेज नहीं है, तो आपको किसी को पे नहीं करना। सिर्फ आपको चैनल पे जाना है एंड चैनल पे जाके आप बेल आइकन ऑन कर लेना। जो भी वीडियोस आएंगी आपको यहीं पर ही मेन चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, सो ये क्लैरिटी और डिस्क्लेमर मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए दिया क्योंकि काफी लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब बात करते हैं कोर्स की। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, ये जो कोर्स है ना, ये मैं इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं कि कोई एक बिल्कुल बिगनर है जिसको कुछ भी नहीं आता, उसका भी मैं बेस प्रिपेयर यहाँ पे मार्केट में कर दूं। एंड कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको काफी कुछ चीजें आती है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कवर करते हुए चलेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आप एक इंटरमीडिएट भी हो और एडवांस भी हो, तब भी अगर आप ये सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे देखोगे यूट्यूब पे, ठीक है, सो आपको खुद रियलाइज होगा कि आपको नॉलेज गेन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज माय गारंटी। एंड वही चीज का क्वालिटी कंटेंट में पूरे कोर्स में रखने वाला हूँ। सो जो कोर्सेज का आपका लेक्चर का टाइमिंग रहेगा, संडे को रहेगा एंड मॉर्निंग में आपका लेक्चर अपलोड होगा 11 बजे, तो आप आराम से इसको देख सकते हो। नोट्स बनाते हुए चलना। डाउट सेशन हम लाइव रख लेंगे यूट्यूब पे, कभी लाइव आएंगे, सो आप अपने जो भी डाउट्स होंगे वो भी यहाँ पे पूछ पाओगे। बिकॉज एट द एंड जब तक आप चीजें सीखोगे नहीं, तो कोई आपको कितना कुछ भी बोले, आप पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से। सो दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर। चलो, सो सबसे पहले देखो, आज का जो लेक्चर है, आज मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता के जाऊंगा कि स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या। ठीक है, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि अब स्टॉक मार्केट में हम दो तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी और फंडामेंटल एनालिसिस भी। आज तक सब लोगों ने आपको यही बताया होगा ना कि या तो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे काम करो या फंडामेंटल। ठीक है, सो जैसा आप सबने नाम पढ़ा होगा, अपने कोर्स का नाम भी रहने वाला है यहाँ पे फंडा टेक्नो एनालिसिस। इसका मतलब है कि हम दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, जब मेरे पास दोनों चीजें मुझे आती होंगी, फंडामेंटल भी टेक्निकल भी, तभी मैं लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सीजीआर यहाँ पे बना पाऊंगा। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आप सोच रहे हो करके बहुत बड़े बन जाओगे, कल को नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब बड़ी कैपिटल से काम करोगे, सिर्फ सोच रहे हो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे, हाँ उस पे आप कर सकते हो, बट अगर आपको शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी कैप्चर करना है तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा। सो दोनों चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे, बट आज मैं आपको इनका मतलब इतनी अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा मार्केट में। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंडा टेक्नो एनालिसिस में हम किस चीज पे फोकस करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे पीएनएल भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अपना पीएनएल भी यहाँ पर शो करने वाला हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिले कि अगर मैं भाई रिटेलर हूँ, मेरे पास कम कैपिटल है, सो उससे भी मैं उसमें कैसे काम करके चल सकता हूँ मार्केट में। सो सारी चीजें यहाँ पे शेयर करूंगा। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स इन द सेंस कि मैं यहाँ पे स्टॉक आपके साथ सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि ये स्टॉक्स में ऐसे ऐसे हुआ, आपका क्या डिसीजन होता, अगर आप सिर्फ टेक्निकल कर रहे हो तो क्या रहता, फंडामेंटल कर रहे हो तो क्या रहता। सो केस स्टडीज भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे एंड एक दो स्टॉक आपके लिए असाइनमेंट के लिए भी देके जाऊंगा, जिसको आपको रिसर्च करना है। ठीक है, सो जो भी लेक्चर को देख रहा है फ्री टाइम में देखो। ठीक है, मेरा यहाँ से कोई मोटिव नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखो, 2x पे देखना है 2x पे देखो, 1x पे देखना है 1x पे देखो, बट मोटिव बस इतना है कि जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है, नॉलेज पास ऑन करना चाह रहा हूँ, आप उसको अच्छे से रिसीव कर पाओ, वही मेरी यहाँ पे अर्निंग होगी। ठीक है, एंड जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। सो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या। ठीक है, अभी आपने सिंपल सा यहाँ पे पढ़ा है कि स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं शेयर्स को बाय या सेल कर सकता हूं पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज की। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यार इतना ज्यादा सिंपल सा है ना कि लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे समझता हूं कि मैं एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कंपनी स्टार्ट की एंड मेरी कंपनी डिफेंस के हेलमेट्स बनाती है। ठीक है, डिफेंस कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है हेलमेट्स को। ठीक है, आर्मी के लिए अपना डिफेंस सेक्टर में हेलमेट्स मैन्युफैक्चर करती है। अब इसमें आप समझो कि अगर मैं एक इंडिविजुअल अपनी कंपनी चला रहा हूं, फाइनेंस कर रहा हूं, या थोड़े बहुत आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, सो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हम कंपनी का एक्सपेंशन नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए। ठीक है, R&D पे आपको खर्च करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, उसके साथ आपको इंप्लॉयज भी चाहिए, सबका सैलरी, सब चीजें मैनेज कोई एकदम से नहीं होता कि छोटे फंड से हो जाएगा।
तो अगर मुझे इसको एक बड़े लेवल पे स्केल करना है, अभी मैं इंडिया में यहाँ पे कुछ स्टेट्स में या फिर कुछ ऑर्डर ले पा रहा हूँ, कल को मुझे ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट करना है या फिर इंडिया के बाहर भी जाके एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। सो उन सब चीजों के लिए क्या होगा, बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो जब भी कंपनी को लगता है कि अब हमें यहाँ से अपना एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे होता है कि आप जाओ बैंक्स के पास, वेंचर कैपिटलिस्ट, आप अपना लोन उठाओ इंटरेस्ट बेसिस पे, ठीक है, या फिर अपने शेयर्स को प्लेज कर दो। दूसरा आपका जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आप डायरेक्टली पब्लिक को बोलो। पब्लिक को क्या बोलो कि भैया ठीक है, आप टीचर हो ना, आ जाओ मेरे कंपनी में ओनर बनोगे, ठीक है, कुछ परसेंटेज की हो सकता है 0.01, बट आपको बनना है तो आप पैसे डालो, मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर करता हूं कुछ शेयर्स के। अगर आप भैया बोल रहे हो कि नहीं मैं तो टीचर नहीं हूं, मैं तो डॉक्टर हूं और मुझे डिफेंस का नॉलेज नहीं है, तो मैं खुद का इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, तो तब भी कंपनी आपको क्या बोलेगी कि आप भी आ जाओ, ठीक है, आप कुछ पैसा यहाँ पे डालो और आपको यहाँ पर कुछ स्टेक का ओनरशिप में ट्रांसफर करता हूं। अब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा तो मेरे शेयर्स के प्राइस भी वैल्यू यहाँ पे अप्रिशिएट होगी। अगर कंपनी का बिजनेस डाउन जाता है तो शेयर का प्राइस का जो वैल्यू है वो भी डेप्रिशिएट होगा। इतना क्लियर हुआ। सो स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट आपको एक ऐसा लीगल प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे क्या है, जहां पे हमारे हैं एक्सचेंजेस, ठीक है। एक्सचेंज क्या है, जैसे आपने सुना होगा एनएससी है आपका, ठीक है, देन आपका बीएससी है यहाँ पे, सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स है आपका, एनसीडीईएक्स है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सो आईईएक्स है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सो ये सब बेसिकली क्या है, ये जस्ट बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी है, ठीक है। इंटरमीडिएटरी मतलब कि लेट सपोज मैं एक प्राइवेट मतलब कोई भी बंदा हूं, ठीक है, एक पर्सन हूं और यहाँ पे एक कंपनी है वो शेयर्स बेचना चाहती है, तो कल को ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट यहाँ कंपनी के ऑफिस जाऊं और बोलूं कि 1000 रुपए का आपका शेयर है, एक शेयर दे दो मुझे, ठीक है। सो वो पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया, लेट सपोज 100 शेयर है, उसमें से 10 शेयर जाके मार्केट में आईपीओ के थ्रू, ठीक है। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इन सब टॉपिक्स को मैं कभी छोटी छोटी वीडियो में कवर कर दूंगा डिटेल में, राइट। सो आईपीओ के थ्रू मैंने जाके वो शेयर्स बेच दिए मार्केट में। अब मैं क्या करूंगा कि लेट सपोज शेयर्स को बाय किए, कल को किसी और को बाय करना है तो मैं बेच दूंगा, कोई और बेच देगा, तो ट्रेडिंग होती रहेगी, ठीक है। सो एक्सचेंजेस पे जब आप जाकर किसी भी कंपनी जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, पब्लिकली लिस्टेड कब बनेगी, जब वो आईपीओ आएगा एंड उसके बाद वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है। तो उन शेयर्स को जब हम ट्रेड करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्लेटफॉर्म बोलते हैं स्टॉक मार्केट का, ठीक है, जहां पे ये चीज अवेलेबल होती है। अब इसमें हम किसी भी कंपनी का शेयर जब बाय कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गैम्बलिंग एंड अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ठीक है। क्या डिफरेंस है, गैम्बलिंग में आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, आपको नहीं पता होता कि आप किस बेसिस पे यहाँ पर पैसा लगा रहे हो, ठीक है, उसका कोई गारंटी नहीं है। बट अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो पहला चीज मेरे पास यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा, दूसरा चीज मेरे पास रीजंस होंगे कि मैं वो डिसीजन क्यों ले रहा हूं, ठीक है। सो इसलिए दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द गैम्बलिंग एंड यहाँ पर हम किसी के बिजनेस में इनडायरेक्टली हिस्सेदारी बन रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेट सपोज पापा को, मामा को, किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। सो ताऊ जी ने, चाचा जी ने, किसी ने भी यहाँ पर पैसे दे दिए एंड उस बेसिस पे क्या होगा कि उस पैसे को पापा ने बिजनेस बड़ा किया एंड उसको भी कुछ हिस्सेदारी कंपनी में दे दी, ठीक है, 10% 20% स्टेक, तो वो सब चलता रहता है, ठीक है। इसी को ही हम सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पर आप आओगे, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी आएंगे, जिन लोग बिजनेस नहीं कर रहे बट पैसा है इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आएंगे और आपस में एक्सचेंज करेंगे अपने हैंड्स को, ठीक है। इससे ओवरऑल आपका कंपनी है जो वो भी ग्रो करती है बिजनेस वाइज एंड ओवरऑल इकोनॉमी का भी ग्रोथ इंपैक्ट होता है, ठीक है। सो विच इज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। स्टॉक मार्केट समझ आया, सबको क्लियर है यहां तक। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपकी आती है भगवत गीता का चैप्टर 2 का वर्स 47, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, वैसे मैंने एक्चुअली जो भगवत गीता रीड की है वो इंग्लिश में की है, ठीक है, संस्कृत मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट ज्यादातर अपना ऑडियंस बेस यहाँ पे हिंदी है, तो मैंने यहाँ पर श्लोक भी लिखा है, साथ में उसका मतलब भी लिखा है। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है स्टॉक मार्केट में, भाई इससे ही मतलब है, ठीक है, बिकॉज एट द एंड हर चीज अपने ग्रंथों से हमें मिली हुई है, उसको आप बस अप्लाई करना है, उसी से पैसा बनने वाला है, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट का ये श्लोक हमेशा लाइफ में याद रखना, कर्म येवा
धिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतु भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, आप स्क्रीन को पॉज करो, पढ़ो, बट इसका जो मेन बुलेट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि भैया जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो वहां पे ध्यान केंद्रित नहीं करना है आपको। ठीक है, बिना परिणामों की चिंता किए आपको जस्ट इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, दूसरा चीज, लाभ की चाह रखने वाले लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलता है? ग्रीडीनेस। जब भी मैं मार्केट में एंटर कर रहा हूं, अगर मैं लालच के चक्कर में, ग्रीडीनेस के चक्कर में मार्केट में इन्वेस्टेड रहूंगा तो आप पैसा आज नहीं तो कल हारोगे। ठीक है, हो सकता है फिर आप ऑप्शंस करो, ऑप्शंस में आके यहाँ पर जीरो हीरो ट्रेड करो एंड उसमें पैसा हारो, या फिर हो सकता है आप कुछ और चीज करो, बट कुछ ना कुछ हरकत आप ऐसी करने की कोशिश करोगे, 2 रुपए का पेनी स्टॉक खरीदने की कोशिश करोगे। ठीक है, कोई अपर सर्किट लोअर सर्किट के स्टॉक है, माइक्रो कैप्स के, आपको नहीं पता बिजनेस भी क्या है, उनको बाय सेल करोगे कि पैसा जल्दी से डबल हो जाए, तो उससे आपको यहाँ को बच के रहना है। ठीक है, सो इस भगवत गीता श्लोक को हमेशा याद रखना। पहला चीज, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, सो आपने अच्छे से एनालिसिस किया तो उसमें इन्वेस्टेड रहो। दूसरा, समय बिताना है। ठीक है, आपका जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको पेशेंस के साथ होल्ड करके रखना है। ट्रेड भी कर रहे हो तो पेशेंस के साथ अपने टारगेट स्टॉप लॉस के फॉलो करो। जब तक आपको यहाँ पे धैर्य नहीं होगा अपनी लाइफ में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी आप पैसा नहीं बनाओगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग एक्सपीरियंस एंड इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब कमेंट सेक्शन में बताना कि मार्केट में पैसा पेशेंस से बनता है या इम्पेशेंट होके बनता है। ठीक है, इम्पेशेंट होके जितने भी ज्यादा आप ऑर्डर बाय सेल करोगे, सेबी का भी डाटा आया था, उतना ज्यादा आप मार्केट में लॉस ही करोगे। ठीक है, बिकॉज आवर माइंड इज नॉट कैपेबल टू टेक मोर देन 2 डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस इन अवर होल डे। ठीक है, एंड आप तुरंत सोचते हो कि अभी बाय करके अभी सेल कर दूं। ठीक है, सो उससे आपको बच के रहना है, एंड वो चीज मैं आपको पीएनएल से यहाँ पे आज दिखाने भी ला रहा हूँ। ठीक है, सो बने रहना, इस स्टॉक को ध्यान से पढ़ो, एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टॉक मार्केट समझ आया। उसके बाद यहाँ पे ग्रीडीनेस से मुझे यहाँ पे बचना है। ठीक है, लालच मार्केट में नहीं करना, एंड पेशेंस के साथ मार्केट में काम करके चलना है। अब उसके बाद आता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखो, अब यहाँ पे सिंपल सा चीज है, स्टॉक मार्केट हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। सो पहले मैं सेपरेट एनालिसिस करता हूं, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं, आपको मतलब समझा देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से मार्केट में काम करता हूं। ठीक है, सो देखो, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट इन द सिंपलेस्ट टर्म, कोई भी डाटा को आप एनालाइज करते हो। ठीक है, कोई भी डाटा इन द सेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस आपने बैक टेस्ट किया हो, कोई भी डाटा को आपने एनालाइज किया, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। अब आप बोलोगे फ्यूचर्स का प्राइस, डाटा क्या मतलब है? डाटा इतना सिंपल सा है। अभी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस चल रहे हैं। सो क्या कभी यूएस मार्केट प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा डिप दिया, क्रैश दिया? तो आप यूएस मार्केट में कैसे इमेजिन कर रहे हो कि मार्केट अभी यहाँ पे क्रैश हो जाएगा या 10-15% का करेक्शन दे देगा? सो अगर देता भी है तो दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, किस बेसिस पे? क्योंकि मैंने पिछले 50 साल में देख लिया, जब जब यूएस में इलेक्शन हुआ, कुछ ऐसा एक्सेप्शनल हो सकता है 1-2 साल या फिर 1-2 बार जब भी आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, अदरवाइज मार्केट पॉजिटिव रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ 8-10% का रिटर्न बना के देता है। अब ये डाटा किसी भी तरह का हो सकता है। हो सकता है आप बोलो कि मार्केट में कुछ तो जब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके ऊपर ब्रेकआउट करता है, तब यहां पर अच्छा पैसा बनता है, 5-10% ऊपर की साइड में बन जाता है, या नीचे ब्रेकडाउन करता है तो 5-10% नीचे की साइड में बन जाता है। सो ये भी एक डाटा हो सकता है। ठीक है, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप किस तरह का डाटा एनालाइज कर रहे हो। हिस्टोरिकल डाटा होगा, ठीक है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब इसको टेक्निकल क्यों बोल रहे हैं? टेक्निकल मींस यहाँ पे सिंपल सा है कि मैं यहाँ पर लंबे गेन्स को नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, बिकॉज सी फंडामेंटल एनालिसिस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अब आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है ना, दम, ठीक है, मैंने 5 बार इसलिए लिखा है ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, वो बात, जब भी हम किसी फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि मेरा स्टॉक 5% ऊपर जाए, ठीक है, 10% ऊपर जाए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है, एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी रहो, बिकॉज उतना सीखा है तो आपको वो चीज सिखानी भी है। तो 5%, 10%, 50%, 100%, ठीक है, 100% में तो पैसा डबल हो गया ना, वो भी अपना मोटिव नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस की कोई परसेंटेज टर्म में डेफिनेशन है ही नहीं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस आप तब करते हो
जब आपको किसी बिजनेस पे ट्रस्ट हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कंपनी के प्रमोटर्स, ठीक है, जो उस कंपनी को चला रहे हैं, उन पे आपको ट्रस्ट हो, प्रमोटर्स पे आप बैट करते हो, बिजनेस पे बैट करते हो, कितना एक्सपेंशन हो सकता है सेक्टोरल में, ठीक है, कितना सेक्टोरल ग्रोथ आ सकता है, कितना पेनिट्रेशन है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, लास्ट में आप बोलते हो कि ठीक है यार इस कंपनी अच्छी लग रही है, इसके शेयर्स हम खरीद लेते हैं, ठीक है। सो ये सारा कंबाइन एनालिसिस होता है, तो आप खरीद लेते हो, बट आपका मोटिव ये नहीं रहेगा अब इसमें कि मेरा जो शेयर का प्राइस है 100% बढ़ गया तो अब उसको बेच के निकल जाता हूँ, ठीक है, ऐसा आपका कभी भी मोटिव नहीं रहता। फंडामेंटल एनालिसिस इज प्योरली फॉर द बिजनेस स्टडी, प्रमोटर्स, ठीक है, सेक्टोरल आपका ग्रोथ कितना रहेगा, इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, उस बेसिस पे जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा है कि कंपनी बिजनेस में अभी भी दम है, आप उसको होल्ड रखोगे, ठीक है। टेक्निकल प्राइस तो आज मार्केट में 15% निफ्टी डाउन हो तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे 50 से 60% भी क्रैश हो जाएंगे, ठीक है, 40% भी क्रैश हो जाएंगे, तो उससे मतलब नहीं कि कंपनी का बिजनेस बंद हो गया। निफ्टी उठेगा तो दोबारा रिकवर करेगी, फिर से ऑल टाइम हाई पे जाएंगे, बट वो टेक्निकल वाला पार्ट हो गया, कितने परसेंट गिर रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना कैप्चर करना है। फंडामेंटल एनालिसिस पे हम जो पैसा लगाते हैं वो लगाते हैं आपका किसी भी कंपनी की, आप सबसे पहले देखते हो कि इकोनॉमी कैसी है कंट्री की, उसके बाद देखते हो सेक्टर कैसा है, ठीक है, सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, तीसरी चीज आप देखते हो वहां पे गवर्नमेंट कैसी है, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन द फंडामेंटल एनालिसिस। फिर आप देखते हो किसी कंपनी का एक तरीके से बैलेंस शीट कैसा है, कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस मुश्किल से 5 से 10% लोगों को इंडिया में आता होगा करना, ठीक है, कैश फ्लो देखना ही नहीं आता लोगों को, ठीक है, ना कभी कोई सीखने की कोशिश करता है और ना लोगों को आता भी है, ठीक है। सो वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से समझाऊंगा। बट मोर ओवर टेक्निकल और फंडामेंटल में डिफरेंस क्या है? टेक्निकल में जैसे ही मेरे टारगेट्स मिलते हैं या फिर एक तरीके से मुझे टेक्निकल सिग्नल मिलता है कि अब मुझे यहाँ से एग्जिट हो जाना है या फिर अब मुझे यहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है, तो मैं चार्ट देख के निकल जाऊंगा या एंट्री भी कर जाऊंगा, ठीक है। बट फंडामेंटल में चार्ट का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। फंडामेंटल इज प्योरली कि मैं बिजनेस को स्टडी करूं एंड हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा हूं, ईयरली देख रहा हूं, उस बेसिस पे मैं मार्केट में डिसीजन लूंगा कि इस कंपनी में मुझे रखनी है ये शेयर, नहीं रखनी है, ठीक है। बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे विजय केडिया सर का अगर आप रिसेंट का एक इन्वेस्टमेंट देखोगे, सो 1 रुपए का शेयर आपका 15,000 का प्राइस टच किया, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना मल्टीप्लाई हुआ पैसा। 1 रुपए का शेयर 15,000 रुपए उस शेयर का प्राइस, सो लगभग 15,000 गुना आपका पैसा वहां पे हुआ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 100 रुपए डाले हो, 1000 डाले हो, 1 करोड़ डाले हो, 1 लाख डाले हो, वो आपके ऊपर है, बट आप समझ रहे हो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन में बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैं भी आपको दूंगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल इज प्योरली फॉर द डाटा स्टडी। कुछ ना कुछ तो मैट्रिक्स हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने थोड़ा बहुत देखा होगा ना कभी क्राइम पेट्रोल या फिर सावधान इंडिया, सीआईडी वगैरह, राइट। सो उसमें देखा होगा ना कैसे कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि कुछ कुछ डॉट्स तो कनेक्ट किए, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की। अब वो कंक्लूजन गलत भी हो सकता है यहाँ पे या सही भी हो सकता है, तो रिस्क तो हमेशा हमें मैनेज करना ही है, ठीक है, बट उसी को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट समझ आया? स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में, राइट, एक्सचेंजेस के थ्रू। दूसरा आपको समझ आया कि स्टॉक मार्केट में सबसे पहले 2 मंत्र याद रखने हैं आपको भगवत गीता के श्लोक से। पहला, पेशेंस रखना है, ठीक है, तुरंत परिणामों की चिंता बिना किए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा चीज याद रखना है आपको कि धैर्य रखना है मार्केट में, ठीक है। नुकसान वही उठाएगा जो यहाँ पर पेशेंस नहीं रखेगा, मार्केट में एनालिसिस नहीं करेगा, सट्टेबाजी करने की कोशिश करेगा, वो मार्केट में पकड़ा जाएगा, पेला जाएगा। और मार्केट आपको कभी भी ये नहीं सोचेगा यहाँ पर कि भैया तू तो गरीब है, तेरे पास 10,000 रुपए हैं या तेरे पास 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है। मार्केट कभी नहीं देखता। मार्केट जब धोएगा तो सबको एक साथ धोएगा, ठीक है, अब 10,000 करोड़ वाला हो या 10,000 रुपए वाला हो, ठीक है। सो ये चीज आप समझो कि आप मार्केट में पहले सीखो, उसके बाद दिमाग लगा के इन्वेस्ट करो और पैसे से पैसा बनाओ। क्लियर हुआ टेक्निकल फंडा? अब हम बात करते हैं कि फंडा टेक्नो एनालिसिस क्या है, एंड इसी स्ट्रेटजी पे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मैं अपना अभी आपको पीएनएल दिखाऊं, एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको शो नहीं करूंगा कि कितना मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। सो ये मेरा अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है। सो अभी आपको ट्रेडिंग बैलेंस आपको दिखेगा 23 रुपए के आसपास, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कार्तिकेय, ठीक है, सो के डॉट। सो इसका वेरीफाइड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई डोंट नो कैसे जनरेट करते हैं सेंसिबल के थ्रू, बट मैं करके आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट आपको यहाँ पे मोर लार्जली क्या समझना है, ठीक है। अब मैंने नंबर्स क्यों हाइड किए यहाँ पे, रियलाइज्ड पीएनएल, नेट रियलाइज्ड पीएनएल क्यों कर रहा हूँ ये हाइड?
बिकॉज एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगा जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, एंड अभी मैं पेशेंटली काम कर रहा हूँ अपने स्ट्रेटजी पे, ठीक है, सेटअप पे। अगर आप देखोगे ये जनवरी से लेके अब तक का पीएनएल है, एंड आई एम नेट पॉजिटिव, ठीक है। नेट पॉजिटिव ऐसा नहीं है, अच्छा खासा पॉजिटिव है। एंड आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की कोशिश करना कि मेरे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा रिड्यूस हुए, ठीक है। इस साल मैंने काफी ज्यादा बैक टेस्टिंग भी की है, ठीक है, पिछले सालों में क्या गलती की उस बेसिस पे अब मैं यहाँ पर डिसीजन ले रहा हूँ। सो मुझे महीने के ट्रेड्स चाहिए ही नहीं, जितने कम हो उतने अच्छा है, बट एट द एंड मेरे प्रॉफिट में वो ट्रेड निकलने चाहिए। जब जरूरत है लॉस भी बुक करूंगा, बट इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे इतना मैं अश्योर करता हूं आपको, आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। आपके पैसे में कुछ ऐसा नहीं होगा कि घटिया कंपनी में आप काम करोगे। तीसरा चीज, पेशेंस के साथ काम कर पाओगे। एंड इतना भी मैं बोल रहा हूं कि 10 से 15% भी आप निकाल सकते हो, बट सेफ साइड पे भी आप 5 से 10% हर मंथ आराम से बना सकते हो, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग ऑप्शंस, ऑप्शन सेलिंग का भी मैं सेपरेट अकाउंट में कर रहा हूं। जब मैं ऑप्शंस आपको पढ़ाऊंगा तो उसका भी पीएनएल दिखाऊंगा, ठीक है। सो उसके लिए भी टेंशन फ्री रहो, ऑप्शंस का भी मैं आपको पीएनएल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वेरीफाइड। एंड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज पे बेसिकली मैं कर रहा हूँ, बाइंग भी कभी कभी करना हूँ, बट उसका भी अपना प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। सो वो हो जाएगा जब हम पढ़ाएंगे आने वाले लेक्चर्स में, तब मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। बट दिस इज द पीएनएल। अब आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट लॉस है जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब मैं आपको कंप्लीटली अच्छे से दिखाऊंगा, बट चार्जेस बहुत ज्यादा कम लगे बिकॉज कम ट्रेड्स है एंड प्रॉफिट अपना अच्छा खासा हुआ यहाँ पे, ठीक है। किस बेसिस पे हुआ? फंडा टेक्नो एनालिसिस। अब फंडा टेक्नो एनालिसिस क्या है यहाँ पे? फंडा टेक्नो एनालिसिस का यार देखो सिंपल सा फ्रेमवर्क है आपका SRMG, ठीक है। SRMG का क्या मतलब है? सबसे पहले आपका आता है सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? अब मेरे अकाउंट में कितने भी पैसे हो ना, मार्केट में क्या चीज मेरे हाथ में है? मेरे हाथ में है कि मेरे पास कितना कैपिटल है। अब वो 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, किसी के लिए 50 लाख हो सकता है, किसी के लिए 10,000 भी हो सकता है, ठीक है। सो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मार्केट में क्या बनता है कि मेरा जो कैपिटल है उसको मैं यहाँ पे क्या रखूं? सेफ रखूं। मेरा कैपिटल अगर आज नहीं तो कल मेरे साथ रहेगा। मार्केट यार 100 साल पहले भी था, 1600 में कभी हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, किसी कंट्री में, और आज भी है, ठीक है, और आने वाले 100 साल बाद भी होगा। तो मार्केट तो हमेशा रहेगा, बट अगर मेरा कैपिटल ही नहीं रहा एंड मैं सोच रहा हूँ माइंडसेट से जीरो हीरो करूँ, ये करूँ, सट्टेबाजी करूँ, राइट, सो उन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो थ्योरेटिकली अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको देख के अच्छा लगेगा, 1 रुपए का प्रीमियम 1000 चला गया, ठीक है, सोचने में बहुत अच्छा है। आप देखो आप कितना कैप्चर कर पाते हैं अगर खरीद भी लेते तो, ठीक है। सो उस हिसाब से माइंड को सोचो यहाँ पे कि सेफ्टी, हमें कैपिटल का पहले प्रोटेक्शन करना है। दूसरा चीज राइट एंट्री। राइट एंट्री कौन दिलाएगा? टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस हमेशा आपको राइट एंट्री यहाँ पे प्लान करेगा, बिकॉज देखो अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पे बहुत सारे आगे जाके। अब फॉर एग्जांपल HAL है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। अब ये प्लेन बना रही है, गवर्नमेंट आपका डिफेंस सेक्टर पे फोकस कर रही है, सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। बट स्टिल अगर आप देखोगे इसका राइट एंट्री कहाँ पे था? 500 रुपए के आसपास था, या फिर इसका ब्रेकआउट हुआ 1900-1800, तो वहां पे भी इसका राइट एंट्री था। अब अगर आप सोच रहे हो 5,000 रुपए पे इसको खरीद लूं और मेरा पैसा यहां से फिर से डबल हो जाए, तो नहीं होगा यार, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हो सकता है आप थोड़ा 5-10-15% रिटर्न बना लो, बट फंडामेंटल एनालिसिस तो मुझे अलाउ यहाँ पे नहीं करता। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूंगा। किस बेसिस पे? अपना फंडा टेक्नो एनालिसिस के बेसिस पे, बिकॉज राइट एंट्री मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है। तीसरा चीज है मैक्सिमम गेन्स। मैक्सिमम गेन्स का क्या मतलब है? जब मैं आपको डिटेल पीएनएल यहाँ पे शो करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने कितने रिटर्न्स में यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक होता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हो कि मुझे 5% रिटर्न मिले, 10% मिले, वो भी सही है, कुछ गलत नहीं है, राइट। बट मेरा इस चीज में फोकस रहता है कि मैं मैक्सिमम कैप्चर करूं, बिकॉज अगर HAL मैंने भी पकड़ा होता 500 रुपए पे, तो हो सकता है मैं भी उसको 5,000 के लिए होल्ड ना कर पाता, ठीक है। बट वो किस बेसिस पे कर पाता? अगर मुझे फंडामेंटल एनालिसिस, जो सेक्टोरल हीट है, वो मुझे अगर यहाँ पे पता होती जो मार्केट में चल रही है, उस बेसिस पे मैं उसको होल्ड कर जाता, अदरवाइज मैं होल्ड ना कर पाता, ठीक है। सो इसलिए राइट एंट्री, सेफ्टी और मैक्सिमम गेन्स, इसको ही हम क्या बोलते हैं? फंडा टेक्नो एनालिसिस। लेस ऑर्डर्स, मोर रिटर्न्स। कम से कम सौदे लगाओ, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैप्चर करने पे फोकस करो। वैल्यूएशन कंफर्ट। कल को मार्केट 15% भी करेक्ट हो जाए तो मेरी जेब में ऐसा स्टॉक होना चाहिए कि मार्केट जब गिरेगा तो सब गिरेंगे, ठीक है। बट स्टॉक अगर वो है जिसमें आपको और, ठीक है, गिरेगा तो और खरीदूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर बिजनेस पे भरोसा है, प्रोमोटर्स पे भरोसा है।
यही मेरा पैसा यहाँ से 4 गुना 5 गुना 10 गुना करके देगा, ठीक है। सो वो कैसे पता लगेगा? जब आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखोगे। सेक्टोरल एनालिसिस कैसे करना है, किस सेक्टर में पैसा बनेगा अगले वाले 2 साल 5 साल, कहाँ पे आपको साइडवेज रह सकते हैं सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स में मोटा पैसा बनेगा, वो सब कैसे पता लगेगा? सेक्टोरल एनालिसिस से। टैक्स सेविंग, कम ऑर्डर लगाओगे, ठीक है, होल्ड रखते हो साल भर तक भी, तो आपका शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगेगा जो 12.5% है, तो टैक्स भी आपका यहाँ पे बच सकता है, ठीक है। एंड मेरा मानना थोड़ा सा पर्सनली ये है कि अगर आप 5% हर मंथ फोकस करते हो तो ये आपका बैठता है लगभग 60% के आसपास ईयरली बेसिस पे। अगर मैं 40-60% किसी एक स्टॉक में इंडिविजुअली या फिर कुछ स्टॉक्स में 5-6 स्टॉक्स में लगाकर होल्ड रखूं उनको 6 महीने 12 महीने के लिए, तो तब भी क्या बुराई है, ठीक है। मैंने मंथली की जगह इसको पोजिशनल कर दिया, ठीक है, स्विंग की जगह, तो उस हिसाब से भी आप काम करके चल सकते हो। फिर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब मैंने आपको यहाँ पर पीएनएल दिखाया, पीएनएल में आपको इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं, किसी के प्रॉफिट लॉस से कितना हुआ उससे आपको कभी कुछ घंटा सीखने के लिए नहीं मिलने वाला, ठीक है। वो सब बकवास की चीजें हैं। अभी एक्चुअली इंटरनेट चला गया, राइट, सो वाईफाई कट हो गया, बट लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको यहाँ पे समझना है कि सिंपल सा चीज कि फंडा टेक्नो एनालिसिस में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का मतलब ये है कि जब भी मैं आपको ऑप्शंस भी ट्रेड देता हूं, आपने देखा होगा कि 2 दिन से मैंने आपको यहां पर एक भी ऑप्शंस का ट्रेड नहीं दिया, ठीक है। ऑप्शंस का ट्रेड क्यों नहीं दिया कॉल पुट का डायरेक्ट? बिकॉज मार्केट शो कर रहा है, मुझे डाटा शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगा, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी बनी नहीं रही है, बनेगी तो शेयर करूंगा, नहीं बनती है तो नहीं करता हूं, जब बनती है तो आपके साथ शेयर करता हूं कि भाई ट्रेड करो, ठीक है, बिंदास करो। अब नेक्स्ट वीक हो सकता है अपॉर्चुनिटी बने तो अपडेट करूंगा आपको। तो आप देखो कि आप हमेशा ये मत सोचो मार्केट में कि मुझे तो आज भी ट्रेड करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। उस चीज के पीछे मार्केट में यहाँ पर मत भागो, ठीक है। आपको किस चीज के पीछे भागना है मार्केट में? आपको भागना है कि मैं कम ट्रेड लूं बट क्वालिटी वाले यहां पर ट्रेड लूं, ठीक है। बिकॉज क्वालिटी वाले ट्रेड जब आप एट द एंड लेके चलोगे, सो आपका पैसा आज नहीं तो कल बनेगा। बट क्वांटिटी पे फोकस करोगे तो आप ब्रोकरेज पे करते रहोगे फालतू चीजें, बट पैसा आपका नहीं बन पाएगा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके फंडा टेक्नो एनालिसिस के हैं, ठीक है। सो इनको आप अगर फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको दिक्कत होगी मार्केट में। कैसा भी मार्केट रहे, साइडवेज रहे, अप ट्रेंड रहे, डाउन ट्रेंड रहे, पूरा बियरिश मार्केट रहे, क्रैश हो, हर जगह आपका ये चीज काम करने वाली है, ठीक है। सो इसको आप सीखो, मैं आपके आने वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा, बट आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप यहां पर देखोगे, ये स्टॉक ओपन हुआ था 270 के आसपास, एंड यहाँ पे इस स्टॉक में अपने लोअर सर्किट लग रहे थे, ठीक है। सो अतुल भैया यार मैंने उठाया भी था यहाँ पे लोअर सर्किट, मुझे इसलिए याद है बिकॉज लोअर सर्किट जैसे लगा उसके बाद वो स्टॉक कम से कम 12% के आसपास ऊपर हो गया था 1-2 दिन में, तो इसलिए मुझे ये चीज याद है। बट यहाँ पे इसमें कहीं पे तो स्टॉक में 220 के आसपास 212 रुपए के आसपास लोअर सर्किट लग रहे थे जब आईपीओ आया, ठीक है। अब एज अ टेक्निकल पर्सन आप क्या करोगे? यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे, वेट एंड वॉच, आईपीओ आया, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस वाले लोग भी जिनको ज्ञान कम है, बुद्धि कम है, राइट, वो लोग क्या बोलेंगे कि क्या इसका कुछ बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, कंपनी स्टैब्लिश हो रही है, अभी से इसका मार्केट कैप 1-1.5 लाख करोड़ है, कैसे आगे बढ़ेगा, राइट, वो चीज समझ नहीं आएंगे, ठीक है। बट अगर मैं आपको सेम चीज यहाँ पे बोलूं कि भैया फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से आधा ज्यादा तो उसने रिलायंस के शेयर्स को ही ऑक्यूपाई कर रखा था, ठीक है, होल्ड कर रखा था। तो अगर मैं आपको ओपन करके यहाँ पर दिखाता भी हूँ जेएफएस में, सो इसका जब मार्केट कैप था वो एक्चुअल में आपको बड़ा दिख रहा था, बट वो तो आपके रिलायंस के शेयर पड़े थे, तो इसका मार्केट कैप तो 28,000 करोड़ का था बस। अभी 70,000 करोड़ के आसपास आ गया बढ़ के, बट उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। सो जब तक आप डीप रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको ये ओवर वैल्यूड लगता होगा, वरना स्टॉक ने यहाँ से भी 80% का रिटर्न दे दिया, ठीक है। सो इस रिटर्न को कैप्चर करने के लिए आपको फंडामेंटल भी पता होना चाहिए, और टेक्निकल ब्रेकआउट पे कर रहे हो तो तब भी आप उसको तभी होल्ड कर पाओगे, ठीक है, जब आपको पता होगा मार्केट में कि मैं जहां दाव लगा रहा हूं वो कंपनी गलत नहीं है, ठीक है, बिजनेस गलत नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। वरना आप डेली ऐसी वीडियो सर्च करोगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या बिजनेस है, बस अंबानी के नाम पे पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, हाई पी रेशो, ये वो, कुछ बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, ये सब चीजें। बट जब आप डीप रिसर्च करोगे तब आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरा एग्जांपल देख लो, यस बैंक। टेक्निकल बेसिस पे हो सकता है आप सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करो, बट फंडामेंटल बेसिस पे मैनेजमेंट खराब हो गया, अब इसका भले ही आरएसआई ओवर सोल्ड पड़ा रहे, कितना पड़ा रहे, बट आपको क्या लेना देना, ठीक है। कंपनी खराब हो गई तो बाय नहीं करना है, ठीक है। फंडामेंटल है तो बच जाओगे, यहाँ पे भी निकल जाओगे जब स्कैम हुआ, ठीक है। लोअर सर्किट में जहाँ पे आपको मौका मिला
यहाँ पे आप काट दोगे अपना सौदा। टेक्निकल बेसिस पे हो सकता है आप इसको होल्ड रखो, ठीक है, या फिर सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करो, बट फंडामेंटल कर रहे हैं तो हम नहीं खरीदेंगे ऐसी कंपनी। एंजल वन मैंने आपको ग्रुप में भी अपडेट किया था, ठीक है, 2100 के आसपास। अभी तो इसका प्राइस 2500-2600 आ गया, 3000 को टच करके। किस बेसिस पे? टेक्निकल। अब एंजल वन भी एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी, आप पढ़ना एंजल वन के बारे में, ठीक है। जो शेयर प्राइस क्रंच हुआ, वेल एंड गुड, ठीक है, हो सकता था एक अच्छा रैली स्टॉक ने दिया लगभग 300% का बॉटम से, बट टेक्निकली आप समझो लोग इतने नर्वस क्यों थे इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने अगेन आपको बोला है कि गवर्नमेंट के या सेबी के कुछ भी रेगुलेशंस यहाँ पे आएंगे, अब वो ऑप्शंस को बैन करने या फिर कम मतलब लोट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज बनाने, सब कुछ जो भी आए, इनके इंडस्ट्री को इंपैक्ट होगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी को इंपैक्ट होता है, ठीक है, सो उसमें आप फंस जाओगे, हो सकता है वो कंपनी रिकवर ना करे। बट जब भी आपका कोई पूरा इंडस्ट्री इंपैक्ट होता है तो वो सब कुछ ना कुछ सब मिल बैठ के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि भैया हमको काम कैसे करना है, ठीक है। सो वो सॉल्यूशन निकालते, इसलिए मैंने आपको बोला था खरीदो, बहुत अच्छा लग रहा है, सेक्सी लग रहा है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ 2500 के आसपास है, मैं बिंदास बोलता हूँ फंडामेंटल के बेसिस पे 4000 के पार ये स्टॉक यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा कि 5-6 साल में निकलेगा, ठीक है, अभी बोल रहा हूँ साल भर के अंदर ये स्टॉक क्रॉस कर जाएगा। बट आप कब होल्ड कर पाओगे इसको? जब आपको आता होगा कुछ, ठीक है। टेक्निकल भी, फंडामेंटल भी, दोनों के बेसिस पे एक शार्प एंट्री अच्छे रिटर्न बना सकती है, ठीक है। अगेन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूं आपको टीचिंग पर्पस के लिए यहाँ पे कर रहा हूं। वेदांता, वेदांता अगर आप देखोगे, अब इस कंपनी में लोग बोलेंगे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, खरीद लो, ब्रेकआउट हो रहा है खरीद लो, ठीक है भैया, ब्रेकआउट हो गया खरीद लो रीटेस्ट पे, ठीक है। कल को फंसोगे इतनी, जब मार्केट गिरेगा यहाँ पे तो ये स्टॉक उठेगा नहीं, ठीक है। आप ऐसी कंपनी खरीदने पे यहाँ पे बात कर रहे हो जिसके कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उसने 100% तो स्टॉक प्लेज कर रखे हैं। कितना इनके पास डेप्ट है वो जाके देख लो, सब डिविडेंड्स बट रहा है, बट वो डिविडेंड्स जा किसके पास रहा है, कौन प्रमोटर्स यहाँ पर होल्ड करके बैठे कंपनी को, तो आप वो भी तो समझो कि डिविडेंड कौन खा रहा है। आप थोड़े ना खा रहे हो 2-4 हजार का डिविडेंड, वो डिविडेंड सारे प्रमोटर्स ही खा रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा हैवी डिविडेंड आपको दिया जा रहा है। सो जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी दोनों चीजों की, फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, तब तक आप मार्केट में अच्छे से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा CAGR नहीं बना पाओगे, ठीक है। HAL है, बहुत अच्छा था 500 रुपए पे, ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने आपको। 2000 पे भी अच्छा था, बट करंट प्राइस पे नहीं बोलूंगा मैं अच्छा है फंडामेंटल बेसिस पे। टेक्निकल भले ही अब दोबारा से ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, सो 2-4% के पीछे मैं रिस्क नहीं लूंगा, बिकॉज मार्केट अगर गिरता है तो हो सकता है इन स्टॉक्स में मेजर सपोर्ट एकदम से आपको ना मिले। जेपी पावर 3 रुपए पे रिकमेंड किया था, राइट। सो ग्रुप पे भी आप जाकर देख सकते हो। सो किस बेसिस पे किया था यहाँ पर 3 रुपए पे? भैया कंपनी की दिक्कत थी कि जो हमारी जो एसेट्स हैं, बहुत सारी एसेट्स तो कंपनी बना रही थी बट उनसे प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। कंपनी के मैनेजमेंट ने आके बोला हम एसेट्स को कट डाउन करेंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे। 3 रुपए का स्टॉक 20 रुपए के आसपास, पोटेंशियल अभी भी काफी ज्यादा है, बट अगेन कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं कर रहा, जस्ट समझा रहा हूं कि टेक्निकल बेसिस पे भी आप फंडामेंटल अगर मर्ज करोगे तो वो पैनी स्टॉक हो, माइक्रो कैप हो आपका, या फिर स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, हर जगह पैसा बनेगा। बट आपके पास लॉजिक होना चाहिए, आप पैसा डाल क्यों रहे हो मार्केट में, ठीक है। ये एक अनदर एग्जांपल था जेपी पावर। उसके बाद आप देखोगे टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स के सब लोग आपको टारगेट देते रहते हैं, ठीक है, 1000 रुपए का टारगेट है, 1200 रुपए का टारगेट है, 1500 रुपए का टारगेट है, 2000 का टारगेट है। मैं आपको बोलता हूं इस स्टॉक का टारगेट है 8000, ठीक है, इस स्टॉक का टारगेट है 8000 का, ठीक है, अगले 5 से 10 साल के अंदर। अब ये 10 साल क्यों मैंने बोला है? बिकॉज ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे गवर्नमेंट जितना ज्यादा फोकस करेगी, अगर ये इंडिया में प्ले हो जाती है पिक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, सो टाटा मोटर्स, मुझे नहीं लगता टाटा मोटर्स हो एंड उसके साथ आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो पोर्टफोलियो में, और टाटा पावर, ये दोनों स्टॉक मुझे मल्टी बैगर लगते हैं, टाटा पावर हो या फिर आपका टाटा मोटर्स हो। अब मैं आपको चिल्लर भर वाली 50% 15% वाला रिटर्न का टारगेट नहीं दे रहा, मैं तो आज वीडियो में बोल के जा रहा हूं, मैं यहीं पे रहूंगा, वीडियो भी यहीं पे रहेगी चैनल पे। 8000 का टारगेट इंटैक्ट है, अनटिल अनलेस कुछ ऐसा हो जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रोल आउट नहीं हो रहे, तब भी इस स्टॉक में पैसा जाएगा नहीं, ठीक है, तब भी आपको डिसेंट रिटर्न तो डबल डिजिट ग्रोथ टाटा मोटर्स लाके आपको देगा ही देगा, ठीक है। सो इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे भी आप काम करके चल सकते हो मार्केट में, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल आपकी स्टडी के लिए, आवास फाइनेंशियल। इस कंपनी को स्टडी करना, टेक्निकल बेसिस पे इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन है, मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन के आसपास है। अब फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे अगर आपको पता है तो आप इसको कंसोलिडेशन में भी खरीद सकते हो। टेक्निकल हो सकता है आप इसके ब्रेकआउट का वेट करो कि 2000 के ऊपर निकले तभी खरीदूंगा, ठीक है, बट फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है
कि मैं 3 महीने से स्टॉक को 2 महीने से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। जब भी फ्रेश ब्रेकआउट मिला, मेरे कहीं ना कहीं यहाँ से 80% का रिटर्न कहीं नहीं गया, ठीक है। 2500 तो पहला टारगेट आपको मैंने शॉर्ट में ऑलरेडी बोला, रेजिस्टेंस के आसपास, एंड उसके बाद 3000 के आसपास का टारगेट इसका निकल कर आता है। तो पॉइंट आपको समझ आ रहा है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मार्केट में क्यों है। इन सारे एग्जांपल्स को आप एक बार खुद भी स्टडी करने की कोशिश करना दोनों पर्सपेक्टिव से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भैया मेरा जो रिस्क है वो मिनिमाइज रहेगा, सेफ्टी रहेगी, राइट एंट्री का आपको पता होगा, राइट एग्जिट का पता होगा, एंड ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम में कैप्चर कर पाऊं, ठीक है। वही इरकॉन IRFC 25 रुपए का, 60 रुपए का जोमेटो वाला शेयर आपका, ठीक है, आज 250 चला गया है। तो अगर आपको फंडामेंटल नहीं समझ आ रहा है तो आप टेक्निकल बेसिस पे कभी भी राइड इनको नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप हो सकता है उस पर्टिकुलर शेयर को यहाँ पर एग्जिट कर दो, कितने प्राइस पे, जोमेटो 60 पे लिया, 90 में निकल जाओगे, 100 पे निकल जाओगे। बट अगर उसके मोमेंटम को राइड करना है तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा टेक्निकल के साथ। एंड वही आपका जो एवरेज CAGR अगर आप 15% का निकाल रहे हो, 20% का, वही आपको 30 से 40% का CAGR फिर साल का बना के देगा। किस बेसिस पे? जब आपको फंडा और टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे मार्केट में आता होगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप आज के सेशन से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आई नो बेसिक सेशन था, बट बेसिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होता, आप हमेशा डाउट में रहते हो, कंफ्यूज रहते हो। सो ये हमारे कोर्स का पहला लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, अब शुरू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। बेसिक से ऐसा पढ़ाऊंगा निचोड़ के आपको दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको किसी के कोर्स की, किसी की पेड सर्विसेज की जरूरत नहीं होगी। डेफिनेटली नॉलेज के लिए आपको करना है, करो चीजें, बट स्टिल इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो एक बार क्विक रिवीजन, स्टॉक मार्केट क्या है? नथिंग बट अ प्लेस जहां पर शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं एक्सचेंजेस पे जाके, ठीक है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। देन टेक्निकल एनालिसिस क्या है? नथिंग बट डाटा एनालिसिस, ठीक है। डाटा को एनालिसिस करके कुछ ना कुछ तो डिकोड करके, तोड़ मोड़ करके मैं कुछ प्रिडिक्ट करता हूं कि कल को इसका फ्यूचर प्राइस क्या होगा, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस सिंपल शब्दों में आपका किसी कंपनी के बिजनेस की स्टडी करना, ठीक है। किसी कंपनी के बिजनेस की स्टडी करना एंड उसके साथ साथ सेक्टर, इकोनॉमी, उस पे पैसा लगाना, ना कि कंपनी के शेयर प्राइस पे। शेयर प्राइस ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म में होता रहेगा, किस बेसिस पे? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है, जिसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। उसके बाद फंडा टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि भैया तुम हमें बीच का बंदर मत बनाओ यहाँ पे, ठीक है। आप हमको ये मत बोलो कि या तो आप टेक्निकल ही कर लो, ट्रेडर बन जाओ, या तो आप इन्वेस्टर ही बन जाओ। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, एंड मैं तो एक ऐसा रास्ता चूज कर रहा हूँ यहाँ पे जो मुझे टेक्निकल भी जहाँ पे हेल्प कर सकता है फंडामेंटल में, उसको भी यूज करूंगा, या फंडामेंटल में जहाँ पे टेक्निकल की हेल्प हो सकती है उसको भी यूज करूंगा, ठीक है। जब दोनों चीज आती है आपके पास, दो हाथ हैं अगर ताली बजाने के लिए, सो दोनों हाथ को यूज करूंगा ना। जरूरी थोड़े ना गाल पे मार के ताली बजानी है, ठीक है, थप्पड़ मार के, तो वो तो जरूरी नहीं है। तो टेक्निकल भी आता है भाई, फंडामेंटल भी आता है, सीखा हमने, राइट। सो हम दोनों को यूज करेंगे, उससे हो सकता है हम और इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को यहाँ पर बीट कर पाए इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिया, आप खुद से स्टडी करें। आवास फाइनेंसर के बारे में पढ़ना, कंपनी के बारे में, ठीक है, किस वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्टर्बेंस क्या है, क्या इशू है, आने वाले टाइम में किस तरह की ग्रोथ रह सकती है, एक हाई ग्रोथ कंपनी है, राइट। सो उसको आप स्टडी करना एज असाइनमेंट, एंड अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख देना कमेंट सेक्शन में। सो जिसका आंसर भी सही होगा उसको मैं पिन दे दूंगा, ठीक है। बट भगवत गीता का ये श्लोक याद रखना है कि परिणामों की चिंता नहीं करना है और मार्केट में पेशेंस रखना है, ठीक है। सीखना आपको पड़ेगा, जितने ज्यादा उत्तेजित बनोगे, उछलोगे, कूदोगे, ठीक है, नर्व्स मूवमेंट आपको चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, उतना ही पैसा गंवाओगे। जितना पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ काम करोगे, उतना ही पैसा यहाँ पर कमाओगे, ठीक है। सो इस चीज को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। सो आई होप फर्स्ट लेक्चर इज क्लियर। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे आपको आने वाले टाइम में और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। सो चैनल पे आपको लेक्चर्स कंटिन्यूअसली अपलोड होंगे, प्लस मैं कोशिश करता हूं कि वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको दे दूं, एंड शॉर्ट्स के थ्रू भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके साथ यहां पर कुछ अच्छे स्टॉक्स डिस्कस करूं, ठीक है। सो आप बेल आइकन ऑन रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अपना सिर्फ एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, अपना कोई पेड चैनल यहाँ पर नहीं है, तो अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो बाय द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, देन विल सी यू द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।